ओके। कल का याद है हमने कहाँ तक कर लिया था? ओके। कल हमने ये वाला लास्ट टॉपिक किया था, याद है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हमने गो थ्रू किया था। कल हम लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे ना। यस, आर यू देयर? यस सर, मैं यहाँ हूँ। की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, ये कल हम ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, यस्टरडे। हाँ सर। ठीक है, इसको क्विकली गो थ्रू कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये बेसिकली कल यस आपको सर। मैंने मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में बताया था, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के बारे में बताया था, ऑप्टिकल ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप। ये वन बाय वन गो थ्रू कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, जी। ए एच डी डी एस में और एस डी डी आई मीन डी एस में क्या फर्क है? अच्छा, आप बात कर रही हैं ये दिस वन और दिस वन ना? इन यस दोनों, सर। देखिए, ये है हार्ड डिस्क, इसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क। इसका जो मैकेनिज्म है ना, इसको हम इसका जो एक्चुअल नेम होता है मैग्नेटिक स्टोर। यानी इसके अंदर हम मैग्नेटिक के थ्रू डेटा स्टोर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को यूटिलाइज करते हुए या मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर। इसका जो स्ट्रक्चर कल आपको मैं दिखा रहा था ना, मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई। कौन से मटेरियल से बनी होगी? मैग्नेटिक मटेरियल। हम्म। ठीक है। और ये जो होती है ना सॉलिड स्टेट, ये स्विचेस होती है, लिखा है सॉलिड स्टेट ड्राइव यूजेस फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा। फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। आपने यूएसबी तो देखी है ना, यूएसबी जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। हाँ सर। यूएसबी, हाँ, अच्छा, यूएसबी बेसिकली हम कहते हैं पोर्ट्स पे, जिस पॉइंट पर हम लगाते हैं उसको हम पोर्ट कहते हैं। और तो अब जा रही है एक एडवांस पोर्ट आई हुई थी जिसने प्रीवियस पोर्ट को रिप्लेस कर दिया, तो हमने उसका नाम यूएसबी रखा। एक्चुअली वो मेमोरी स्टिक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं यूएसबी के साथ। तो अब यूएसबी में आप देखिए कोई मैकेनिकल पार्ट आपको नजर आता है, मैकेनिकल वर्किंग को नजर आती है यूएसबी के अंदर डेटा स्टोर करते वक्त, नो सर। है ना? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब पेस्ट क्या हो रहा है, मतलब डेटा हो रहा है, डेटा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो मूवमेंट के साथ होता है, और यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा हुआ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है, दे आर फास्टर, मोर ड्यूरेबल यस सर। एंड कंज्यूम लेस पावर। अब हार्ड डिस्क जो है वो ज़्यादा पावर यूज़ करती है क्योंकि उसके अंदर रोटेशन है। ठीक है। और एस एस डी आर कॉमनली यूज इन लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। तो अभी आपके लैपटॉप में एस एस डी यूज हो रही है, हार्ड डिस्क खत्म कर दिया। ठीक है। तो अभी आगे डिटेल आएगी इसके बारे में, अभी तो ये जस्ट इंट्रो है इसका, तो मैं फर्दर आपको इसकी डिटेल शो करूंगा हार्ड डिस्क की भी और सॉलिड स्टेट की। अच्छा, आपने ये ऑप्टिकल ड्राइव तो देखी होंगी, ऑप्टिकल डिस्क। ये सीडी रोम पहले आती थी, याद है? प्लास्टिक की जो होती थी, डीवीडी रोम। आपने देखी नहीं है हाँ डीवीडी सर। रोम? आपने सीडी रोम डीवीडी रोम नहीं देखी? स्टिक
चलिए एक सेकंड मैं आपको, हम्म, देखी होगी। हाँ, और ये बेलूर ट्रे ये प्लास्टिक की बनी हुई होती थी ना, जो पहले जिसमें लोग मूवीज देखते थे, गेम चलाते थे, ठीक है, ये वो डिस्क हो। ये अब ऑब्सलीट होगी ना, क्योंकि अब नहीं आती। इसको पहले ख़त्म किया यूएसबी स्टोरेज ने, और अब जो आपकी ऑनलाइन स्टोरेज है उसकी वजह से अब आपको इसकी ज़रूरत है। क्या लिखा हुआ है? यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क में बेसिकली हम जो डेटा रीड और राइट करते थे वो लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, और हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी तो मैं आपको बता रहा था कि हमें तीनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे लेजर लाइट को यूज़ किया जाता है फॉर डेटा रीड और डेटा राइट। सर आपका मतलब है सर मैग्नेटिक यूज होते जाते, तो इसका क्या मतलब है? क्या यानी लेजर टाइप का? नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिक आप अपनी, मैग्नेटिक डिफरेंट फील्ड है ना, जो भी मैग्नेटिज्म होता है उसको यूज़ करते हुए हम डेटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। और सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर हम मैग्नेटिक यूज़ नहीं करते, हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। लेकिन ऑप्टिकल ड्राइव्स के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता था उसके लिए हम लेजर लाइट को यूज़ करते थे। लेजर लेजर के थ्रू डेटा रीड होता है, लेजर के थ्रू डेटा राइट होता है, एंड दे आर यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर एंड प्लेइंग मल्टी मीडिया कॉन्टेंट। मैं भी आपको शो करता हूँ ना, ये बेसिकली क्या कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क, ताकि आपको आइडिया हो। ये नजर आ रही है आपको, ये डिस्क, ये देखिए ना आपने पहले, यस सर। इसको कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। बेसिकली यस सर। ये प्लास्टिक होता है। ठीक है, इमेज, इस पे फर्दर इमेजेस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखें, ये वाली जो है ये सीडी है। इसके अंदर डेटा स्टोर होता था 550 MB। ये डीवीडी है, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है 5.5 GB। और ये ब्लू रे। तो ये देखें, तीनों टेक्नोलॉजीज आपके सामने। और इसके लिए ये वाली ड्राइव आती है, इसकी अपनी अलग ड्राइव, सीडी ड्राइव अलग होती थी, डीवीडी ड्राइव अलग होती थी, और ब्लू रे ड्राइव अलग होती थी, लेकिन होती इसी तरह की। तो इसमें जो डेटा रीड और राइट किया जाता है वो लेजर लाइट के थ्रू किया जाता है, इसके थ्रू, लेजर लाइट के थ्रू। बढ़ता आइडिया। ये देखें, लैपटॉप में पहले आती थी, ये देखें लैपटॉप यस सर। अब लैपटॉप में नहीं आती। ठीक है, ये अब ये जो है ये सीडी ड्राइव, ये सीपीयू में लगती है, जो टावर केसिंग वाले सीपीयू थे ना, डेस्कटॉप वाले, उनमें लगती है। ये देखें सीडी। अब इसमें जो डेटा रीड और राइट हो रहा है ना, वो थ्रू लेजर लाइट हो रहा है। ये आपको क्लियर? यस सर। अच्छा, आपने जब तक सीडीज नहीं आई थी ना, तो हम लोग आज से 40 ईयर बैक, यानी 80s में और 90s में सीडीज आना शुरू की। बट अगेन, आपने ऑडियो टेप देखी, ऑडियो टेप? हम जो नो सॉन्ग, सर। हाँ, हम जो सॉन्ग सुनते थे, मूवीज देखते थे, उसके लिए भी बेसिकली उसके लिए ये मैग्नेटिक टेप को यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव यूज लॉन्ग नैरो मैग्नेटिक टेप टू स्टोर डेटा सिक्वेंशली। इसमें डेटा सिक्वेंशली स्टोर होता था,
They offer high capacity storage, often used to backup and archive purpose due to their cost effectiveness and long term data retention capacity. तो कंप्यूटर बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, बैंक्स होते थे, मल्टीनेशनल कंपनीज होती थी, वो जब उन्हें अगर बैकअप एज ए बैकअप जब डेटा स्टोर करना होता था तो मैग्नेटिक टेप के अंदर यूज करते थे। ये मैं आपको अभी शो करता हूँ। दिस इज अनदर स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ये देख, ये ऑडियो कैसेट हो। 40 साल पहले लोग इससे सॉन्ग सुना करते, इसका ऑडियो टेप आता था, टेप रिकॉर्डर आता था, टेप रिकॉर्डर, इसके थ्रू लोग सॉन्ग सुना करते थे 40 ईयर बैक। इसको कहते थे, ये मैग्नेटिक, यानी इसका जो Okay. हाँ, इसमें जो इसका जो मटेरियल है ना, जो टेप जो रोल बना हुआ है, ये मैग्नेटिक टाइप का, ये नहीं मैग्नेटाइज मटेरियल से बना हुआ है। और इसी तरह इसकी वीडियो कैसेट भी, वीडियो कैसेट यहाँ पर नहीं, मैं दिखाता हूँ। ये नहीं, ये इस तरह की जो ये जो ऑडियो कैसेट थी ना, इसको हम यूज़ करते थे कंप्यूटर के अंदर। ये ऑडियो थी, ये इसका पुराना दिखाते हैं मैग्नेटिक वीडियो टेप। ये देख, ये वीसीआर होता था, ये वीडियो टेप, वीडियो कैसेट कहते थे इसको। इसके थ्रू लोग 40 साल पहले, बल्कि 30 ईयर बैक जो है ना, जब तक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कॉमन नहीं हो गई थी, क्योंकि सीडीज आई है 90s में ना, और उसके लिए कंप्यूटर चाहिए होता, तो हर बंदे के पास कंप्यूटर नहीं होता था, वेरी एक्सपेंसिव। 95 के बाद लोगों ने कंप्यूटर परचेज करना शुरू Hmm. किया, या इंटरनेट जब आया तो इन्वॉल्व हुए। उससे पहले 95 तक जो है ना, आपके 2000 तक भी लोग वीसीआर ही यूज़ कर रहे हैं टू वॉच द मूवी। यानी वीसीआर के बगैर हम घरों में मूवी नहीं देख सकते। दिस इज वीसीआर। और ये जो उसने हाथ में कैरी किया हुआ, जिसको ये वीडियो कैसेट, इसको हम वीडियो कैसेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इसमें अब जो अब कंप्यूटर कैसे कह रहे लेना था बेसिकली, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि इसमें डेटा स्टोर किया जाता था और बैकअप पर्पज। जैसे आजकल हम डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हैं, क्लाउड स्टोरेज में। हाँ। वो क्यों स्टोर करते हैं? बैकअप पर्पज के लिए। अब हमें ऑनलाइन स्टोरेज का ऑप्शन मिल गया। तो इस टेक्नोलॉजी को पहले सीडीज ने खत्म किया, फिर सीडीज को डीवीडी ने खत्म किया, डीवीडी को फिर ब्लू रे ने खत्म किया, अब तीनों ही खत्म हो गई। और अच्छा, सीडीज हम्म। को, सीडी डीवीडी और ब्लू को किसने खत्म किया? यूएसबी स्टोरेज। तो जब यूएसबी के थ्रू, क्योंकि हमें डेटा मूव करना होता था, डेटा स्टोर करना है और डेटा मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो इस तरह टेक्नोलॉजी आती है और ग्रेजुअली रिमूव हो जाती है। अब ठीक है ना, 5 ईयर 10 ईयर को रूल करती है। वीसीआर ने तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम रूल किया, यानी आप यूँ कह लें कि 1970 या 60 से ऑनवर्ड वीसीआर यूज हो रहा है, लोग वीसीआर यूज करते हैं। ठीक है। तो हम्म। कंप्यूटर्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता था फॉर बैकअप पर्पज। और इसका सबसे बेनिफिट ये था कि लॉन्ग लाइफ है। समझ आई? हाँ सर। तो ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक टेप थी, जो आपको मैंने शो ऑफ कर दी। आपने ये मटेरियल गो थ्रू कर लिया, ये पढ़ लिया? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाता है। अच्छा, अब ये आ गया रिमूवेबल सॉलिड स्टेट। ये वो मेमोरी कार्ड है जो हम मोबाइल वगैरह में लगाते हैं, या बाहर से लैपटॉप से अटैच कर सकते हैं कार्ड रीडर के थ्रू। ठीक है, इसी इसका नाम रखा हुआ है रिमूवेबल सॉलिड स्टेट कार्ड्स। तो रिमूवेबल सॉलिड स्टेट कार्ड क्या होते हैं? सर, एसडी कार्ड, सिक्योर डिजिटल कहते हैं, और माइक्रो एसडी कार्ड एंड कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड प्रोवाइड पोर्टेबल एंड रिमूवेबल स्टोरेज फॉर डिवाइसेस लाइक कैमरा, स्मार्टफोन एंड पोर्टेबल गेमिंग कंसोल। तो वेरियस डिवाइसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेन बेनिफिट ये है कि ये रिमूवेबल, यानी जहाँ पे वो यूएसबी पोर्ट बनी होती है वहाँ पे अटैच करके हम डेटा स्टोर कर लेते हैं। डेटा राइट कर दिया, डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया। हम्म। गॉट द आइडिया? अच्छा, अब ये एक न्यू यस सर। टेक्नोलॉजी है, एनएएस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये जो हमारा मिलियन एंड बिलियंस लोगों का जो डेटा स्टोर हो रहा है ऑनलाइन, अब वो किसी एक हार्ड ड्राइव में तो नहीं हो रहा,
वहां पे उन्होंने उसका एक पूरा नेटवर्क बनाया, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और इसलिए बनाया कि अगर एक हार्ड ड्राइव से डेटा रिमूव हो जाए दूसरी हार्ड ड्राइव में अवेलेबल होना चाहिए। दिस अनदर टर्म्स, डिवाइसेस आर डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, यानी स्टोरेज डिवाइसेस का अपना एक नेटवर्क बना दिया। दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग कैपेबिलिटी फॉर मल्टीपल यूजर और डिवाइसेस, मेकिंग डेटा एक्सेसिबल ओवर नेटवर्क। ठीक है ना, तो नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट टाइम में डेटा चाहिए होता है, उसका इन्होंने स्टोरेज का पूरा एक नेटवर्क बना दिया कि यू कैन गॉट योर डेटा एनी टाइम, कैन गेट योर डेटा एनी टाइम। ओके, दिस इज अनदर टर्म, रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अच्छा देखिए, अगर हम सारा डेटा एक हार्ड डिस्क में रखेंगे या एक सॉलिड स्टोरेज डिवाइस में रखेंगे ना, इन केस वो खराब हो गई तो हमारा डेटा तो वेस्ट हो जाएगा, ऐसा होता है। हाँ, ठीक है, अब जो इतने बड़े बड़े सर्वर लगे हुए हैं, हाँ, अब जो इतने बड़े बड़े सर्वर लगे हुए हैं बैंक्स के अंदर, अब अगर वो सारा डेटा एक हार्ड डिस्क में रखें, किसी वक्त भी उसको हैकर एक्सेस कर सकता है, या हार्ड डिस्क बहुत ख़राब हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है, वहाँ पे आग लग सकती है, वहाँ पे फ्लड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क चोरी हो सकती है, तो अब डेटा तो चला जाएगा इन एनी केस। उससे बचने के लिए उन्होंने इसका बैकअप प्लान बनाया है, इसको कहते हैं रेड, रिडंडेंट कहते हैं सरप्लस को। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? सरप्लस, एक्स्ट्रा। एरे ऑफ इंडिपेंडेंट surplus, डिस्क, एरे का मतलब होता है कि मतलब एक जो कह लें कि रो एंड कॉलम, यानी एरे ग्रिड को कहते हैं, इंडिपेंडेंट डिस्क स्टोरेज। अब इसका पूरा एक नेटवर्क बना दिया। RAID storage combined multiple physical disk drive into a single logical unit to improve performance। पर्पज मेन ये था कि एक हार्ड डिस्क का डेटा दूसरी हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरी वाले का तीसरी में, तीसरी वाले का चौथी में। डेटा रिडंडेंसी, यानी डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे आपको अवेलेबल होगा। एंड फॉल्ट टॉलरेंस, एक हार्ड डिस्क खराब भी हो सकती है, तो हमें उसके लिए दूसरी हार्ड डिस्क अवेलेबल होनी चाहिए। इट इज़ कॉमनली यूज इन सर्वर्स एंड इंटरप्राइज स्टोरेज। अब सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, स्टोरेज की सर्विस दे रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस दे रहे हैं, डेटा स्टोर करने की दे रहे हैं, फाइल शेयरिंग की सर्विस दे रही हैं, मतलब सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं। क्योंकि ये बेसिकली, अब ये जो सेटअप होता है ये लार्ज कंपनीज में यूज होता है। These storage devices offer different storage capacity, access speed, and reliability level, allowing user to choose more suitable option based on their requirement for data storage, access, and backup। इन्होंने बस ये इसकी समरी लिखी है बेसिकली कि ये इन स्टोरेज डिवाइसेस का मेजर बेनिफिट क्या होता है। गॉट द आइडिया? yes, sir. अब ये अनदर टॉपिक आ गया, अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी यूज बाय डिजिटल डिवाइसेस एंड हाउ दे इम्पैक्ट ऑन द डिजाइन एंड यूज ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी दी हुई है यूज बाय डिजिटल डिवाइस, और जो डिजिटल डिवाइस है उनको यूज करती हैं, एंड हाउ दे इम्पैक्ट ऑन द डिजाइन एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले ये जीपीएस दिया हुआ है, हर डिवाइस जीपीएस यूज कर रही है। आपको मोस्ट ऑफ द जो डिवाइसेस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, बायोमेट्रिक मिलेगा, टच स्क्रीन उसके अंदर ऑप्शन होता है, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है, बैटरी पावर होती है, मिनिचुराइजेशन होती है, प्रोसेसर भी होता है, RFID टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तीनों टेक्नोलॉजी, NFC है, QR कोड का ऑप्शन भी दिया होता है, कनेक्टिविटी, ये सारे, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं जो डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। इन टेक्नोलॉजी की वजह से अब इनका अपना एक इम्पैक्ट है ऑन डिवाइसेस, वो भी वन बाय वन देखते हैं। ये देख, सबसे पहले जीपीएस के बारे में तो आइडिया ना आपको? हाँ सर। वो तो आप कॉमन हो गया, हर मोबाइल में लगा होता है, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार्स के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है, जीपीएस टेक्नोलॉजी इनेबल डिवाइसेस टू डिटरमिन देयर प्रिसाइज लोकेशन यूजिंग सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट। मेन इसका पर्पज ये होता है कि ये आपको सैटेलाइट के साथ लिंक कर देता है। तो अगर आप कार पे मूव कर रहे हैं या आप एक जगह दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो आजकल जैसे गूगल मैप है, उसके थ्रू आप किसी भी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो इतना लाइफ को इन्होंने ईजी कर दिया। इसी की वजह से आज देखें पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ऑनलाइन कार्स, ऑनलाइन बाइक्स या ऑनलाइन राइडर का सिस्टम आ गया। ठीक है, तो अब राइडर को परेशानी नहीं होती कि कहाँ, जैसे फूड पांडा है, किसी किसी भी घर में फूड डिलीवर करना है, अब उसके लिए कोई इशू नहीं है,
कि वो GPS को यूज़ करता हुआ पहुँच जाता है। इट इम्पैक्ट डिवाइसेस डिजाइन बाय अलाइंड इंटीग्रेशन ऑफ नेविगेशन सिस्टम। तो बेसिकली इसका अपना एक इम्पैक्ट है, यानी हर डिवाइस उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है कि वो GPS को यूज़ कर सके। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटी इन स्मार्टफोन, यानी ट्रैक करने की कैपेबिलिटी भी स्मार्टफोन के अंदर होनी चाहिए अगर उसने GPS को यूज़ करना है। नेविगेशन डिवाइसेज, फिटनेस ट्रैकर एंड, तो इन्होंने ये बताया था कि ये जो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं इनके ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आता है, और वन ऑफ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी आपको GPS के बारे में बताना है। ओके, यू गॉट दैट? Yes, sir. Second technology, biometric. You know that biometric basically facial recognition, fingerprints kind of एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रही है, और ये आजकल मोबाइल में भी अवेलेबल है। कंपनीज के अंदर भी इसको सेटअप किया जाता है ताकि वहाँ के अटेंडेंस को मेंटेन किया जाए, सच एज फिंगरप्रिंट स्कैन, और जहाँ पे बहुत सिक्योर रखना हो वहाँ पे आपको फेशियल रिकग्निशन सेटअप कर देते हैं। आई आई आप रेटिना, आई के अंदर रेटिना होता है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए बायोमेट्रिक यूज़ किया जाता है। जैसे एयरपोर्ट्स में हम जब एंट्री करते हैं, क्योंकि जैसे दुबई में होता है और या बाकी एयरपोर्ट पे भी होता होगा, Hmm. आईज को स्कैन करते हैं, तो बेसिकली वो उसका रेटिना रिकॉर्ड कर रहे होता है, क्योंकि रेटिना हर इंसान का डिफरेंट होता है, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट रेटिना। तो इसीलिए वो आपके कहते हैं जो अपनी आईज हैं इस कैमरे के आगे रखें, ये कैमरा आपकी पिक्चर देगा। Provide secure and convenient authentication method. They impact device design by enhancing security feature and enabling secure access control on smartphone, laptop and means के आपके जो भी डिजिटल डिवाइस है उसके अंदर ये बायोमेट्रिक फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि यूज़र जो है वो बेटर वे में आपकी डिवाइस को यूज़ करे। अगर आपका मोबाइल ये सर्विस नहीं दे रहा तो यूज़र आप उस मोबाइल को परचेज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एवरी मोबाइल, जितनी भी कंपनी है मोबाइल बनाने वाली, वो इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि बायोमेट्रिक उसके अंदर होना चाहिए काइंड ऑफ। तो डे बाय डे वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। टच स्क्रीन ऑब्वियसली मोबाइल बगैर टच स्क्रीन के चल ही नहीं सकता। लैपटॉप में पहले टच स्क्रीन नहीं होती थी, अब नाउ यू हैव टच स्क्रीन, ठीक है। जो Hmm. नॉर्मल मॉनिटर है उसके अंदर टच स्क्रीन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो टच स्क्रीन में ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। अब कह रहे हैं टच स्क्रीन रिवोल्यूशनाइज डिवाइस डिजाइन बाय रिप्लेसिंग फिजिकल बटन्स एंड इनेबलिंग डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। फिजिकल जो बटन होता है उसको ये टच स्क्रीन ग्रेजुअली रिमूव कर रही है। अल्दो जैसे ATM मशीन के अंदर टच स्क्रीन का ऑप्शन भी होता है, बटन भी होते हैं। क्यों? टच स्क्रीन खराब हो सकती है तो बटन से काम कर लें, बटन का खराब होते हैं तो टच स्क्रीन से काम कर लें, कैन फंक्शन योर ATM। इट इम्पैक्टेड द डिज़ाइन ऑफ स्मार्टफोन, वेर टच स्क्रीन बेटरमेंट आती जा रही मोबाइल फ़ोन के अंदर, टच को बेटर किया जाता है, टैबलेट्स है एंड अदर डिवाइस मेकिंग दैम मोर इंट्यूटिव, यूज़र फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्स। अब आप स्क्रीन को टच कर रहे हैं और स्क्रीन रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो वो मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप बेकार होगा। इस पे कंपनीज वर्कआउट कर रही होती है कि टच स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो बेटर हो, क्योंकि जो आईफोन है वो क्लेम ही अपनी टच स्क्रीन का करता है कि जो टच आपको उनकी स्क्रीन पर मिलेगा वो किसी और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे टच नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि हमारी स्क्रीन का जो टच है उससे जो आपको अम्यूज़मेंट मिलेगी, इंजॉयमेंट मिलेगी या एंटरटेनमेंट मिलेगी या प्लेजर मिलेगा वो किसी और स्मार्टफोन पे नहीं मिलेगा। सेंसर्स, ऑब्वियसली सेंसर फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, आपकी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है सेंसर उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी डिवाइसेस के अंदर इसकी फैसिलिटी दी जा रही है। सेंसर डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी, ये इसका बेसिक फंक्शन है। और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो भी होगा, यानी साउंड है, नॉइस है, लाइट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसको ये मेजर करेगा। दे इम्पैक्ट डिवाइस डिजाइन बाय इनेबलिंग फीचर लाइक मोशन सेंसिंग, एम्बीट एम्बीट लाइट सेंसिंग, प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग, ये डिफरेंट फील्ड दी हुई एंड मोर, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंसर इनहेंस द फंक्शनैलिटी ऑफ डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेज, फिटनेस ट्रैकर एंड होम ऑटोमेशन सिस्टम। इन फील्ड में सेंसर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग डिवाइसेस को यानी सेंसर को बेटर वे में यूज़ किया जा सकता है, इन डिवाइसेस को फर्दर अपडेट किया जाए। ओके, गॉट द आइडिया? Yes, sir. अच्छा, फिर ये मेमोरी, एवरी डिवाइस मस्ट हैव मेमोरी, जैसे रैम, ठीक है, या उसकी इंटरनल मेमोरी जो होती है वो होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है मेमोरी टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रैम, यानी आपके मोबाइल की जितनी अच्छी रैम होगी, आपके पास एंड्रॉयड है या आईफोन है?
आपके पास एंड्रॉइड सर। एंड्रॉयड, उसकी मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है? 4 GB, 8 GB या 12 GB? आपने कभी नोटिस किया सर कभी देखा ही नहीं। है? नो आप सर। आप ऐसा कीजिएगा, नेट पे अपने मोबाइल का वो लिखिएगा वर्जन, जैसे टेक्नो होता है या सैमसंग का है, उसका वर्जन लिखेंगे ना तो उसके अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन आएगी। बिकॉज रैम जितनी अच्छी होगी ना आपके मोबाइल की, मोबाइल उतना अच्छा काम करता है, ये याद रखिए। क्योंकि प्रोसेसर ने रैम के साथ डील करना था, ये मैं अलग से आपको एक लेक्चर दूंगा। इंटरनल प्रोसेसर काम कैसे करता है, वो रैम के साथ कैसे वर्कआउट करता है। एंड स्टोरेज मेमोरी सॉलिड स्टेट ड्राइव, अब ये वो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं 128 GB का आपका मोबाइल है, 256 GB का मोबाइल है। अच्छा, अब आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी कितनी है, इसका भी आइडिया है या नहीं? या 512 GB का है? कभी आपने नोटिस किया इसका? आपके मोबाइल की नो इंटरनल सर। मेमोरी, आपके मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी वो कितनी? ठीक है, ये तो आप देख सकती हैं। तो ऐप डाउनलोड करेंगे ना स्टोरेज वाली, उसी से आपको पता लग जाएगा। बहरहाल आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकती हैं। सफिशिएंट मेमोरी अलाउ फॉर फास्टर मल्टीटास्किंग, एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग एंड एम्पल स्टोरेज फॉर एप्लीकेशन फाइल एंड। अच्छा देखो, जितनी ज़्यादा रैम होगी, जितनी ज़्यादा इंटरनल, आप उतना ज़्यादा उसको यूज़ अप कर सकते हैं। कि आजकल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बहुत डेटा घेर रहा है, क्योंकि आप जितने ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगी वो डेटा आता जाएगा, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डिफरेंट ग्रुप से इतना डेटा आ रहा होता है कि आपको बार बार रिमूव करना पड़ रहा होता है। तो लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होगी इन टर्म्स ऑफ दैट कि व्हाट्सएप की वजह से आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। आपको 64 GB की जगह 128 GB मोबाइल लेना पड़ता है, फिर उतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। 128 की जगह 256 GB का मोबाइल लेना पड़ता है, या 256 की जगह 512 GB का मोबाइल परचेज करना पड़ता है। इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर अगेन स्टोरेज आ गया, स्टोरेज टेक्नोलॉजी सच एज हार्ड डिस्क, ठीक है, जो CPU के अंदर रखा जाता है इसको, स्टोरेज को, एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स लैपटॉप्स के अंदर, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। इम्पैक्ट डिवाइस डिजाइन बाय डिटर्मिनिंग द कैपेसिटी, यदि अब डिवाइस को इस तरह यूज़ किया जाएगा उसकी कैपेसिटी बेटर हो। उस स्टोरेज की अपनी स्पीड होती है, हार्ड डिस्क की स्पीड डिफरेंट होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव की डिफरेंट होती है। एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा स्टोरेज, यानी स्टोरेज डिवाइस रिलायबल कितनी, क्योंकि इनका फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंपनीज एफर्ट करती हैं, ट्राई करती हैं कि उनकी जो हार्ड ड्राइव है या उनकी जो बनाई हुई सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो, उसकी कोई कंप्लेन ना है, वरना उनका सारा बिजनेस बंद हो जाए। ठीक, क्योंकि अब वो मिलियंस में स्टोरेज बनती हैं, जितने कंप्यूटर होंगे उतनी ये हार्ड ड्राइव बनेगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव बनेगी। तो अगर कहीं से कंप्लेन आ जाती है तो वो सब इनका बेकार चला जाएगा। इट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड कैमरा। तो यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप स्टोरेज को इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, फिर बैटरी पावर है। यस सर। अच्छा, मोबाइल में ये बड़ा देखा जाता है कि बैटरी पावर कितनी है, या लैपटॉप में भी देखा जाता है कि बैटरी पावर कितनी देर ये चार्ज होने के बाद चलेगा। मतलब 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे। तो जितनी ज़्यादा बैटरी पावर होगी उतना आप मोबाइल को हम प्रेफर करते हैं कि भाई ये वाला मोबाइल ले लो, ये 5 घंटे मतलब रिचार्ज रहेगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट डिवाइस डिजाइन बाय डिटरमिनिंग द बैटरी लाइफ, फिर इसकी अपनी लाइफ होती है, एंड यूजेज टाइम ऑफ पोर्टेबल डिवाइस। Advancement in battery technology have allow for longer battery life in smartphone, laptop, and other portable device, enhancing their usability. तो बेसिकली आप उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को प्रेफर करेंगे जिसमें से जिसकी बैटरी लाइफ बेटर होगी। अब जिसकी बैटरी लाइफ बेटर नहीं होगी उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे या उसको चेंज करें। अब ये एक और टाइप टर्म्स है, मिनीचुअराइजेशन। Miniaturization refer to the process of making device smaller and more compact. अब आप देखें, लैपटॉप ग्रेजुअली इन टर्म्स ऑफ साइज डिक्रीज होता जा रहा है। मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल भी स्पेशली पहले बहुत हैवी मोबाइल आते थे, लेकिन अब आप देखें मोबाइल का साइज भी इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। जब पहली हार्ड डिस्क आई थी ना, उसका साइज पता है कितना था? फ्रिज जितना। जो नहीं नॉर्मल, सर। हाँ, जो पहली हार्ड डिस्क जब 1980 में आई थी, उसका साइज था फ्रिज जितना, जैसे फ्रिज होता है ना घरों में, नॉर्मल फ्रिज होता है। अब आप देखें कि हाँ वही, हाँ। अब वो जो हार्ड डिस्क है वो आपके थंब के बराबर आ गई विद इन 40 ईयर। तो इसको कहते हैं मिनिचराइजेशन, कि आप जो भी टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको आपने इम्प्रूव करना है।
smaller and more compact. So it impact devices designed by enabling the development of smaller, यानी device day by day smaller होती जाएगी, light weight होती जाएगी, devices such as smartphone, smart watches and wearable devices without compromising functionality. यानी functionality उस बड़ी डिवाइस की तरह ही होगी, लेकिन साइज उसका स्मॉल होगा, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी वही होनी चाहिए एक लार्ज डिवाइस की होगी। इन फंक्शनैलिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन स्मॉलर, लाइट वेट और, ठीक है, और पोर्टेबल, तो डिवाइसेस को इस तरह बनाया जा रहा है। व्हाट द आइडिया? यस सर। अब आ गया प्रोसेसर। प्रोसेसर बेसिकली क्या है, जो मोबाइल में भी आपको मिलेगा और सीपीयू मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। ये क्या करता है, द प्रोसेसर और इसको हम सीपीयू भी कहते हैं, इज द ब्रेन ऑफ डिवाइस। तो जिस तरह एवरी ह्यूमन हैव ब्रेन, विदाउट ब्रेन आपकी बॉडी कोई काम नहीं कर सकती। ये जो लोगों को फॉलेज हो जाता है, उसका मतलब है कि ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसका हाथ मूव नहीं कर रहा या वो खुद मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। जो ब्रेन डैमेज होने का मतलब है बॉडी डिसफंक्शनल हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। सेम थिंग हमने डिवाइसेस के अंदर भी किया, कोई भी डिवाइस विदाउट सीपीयू काम नहीं कर सकती। ये सीपीयू होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है हर डिवाइस के कंपोनेंट को कि उसने क्या करना, impacting its performance and capability. Advancement in processor technology have led to faster processing speed, improving multitasking and enhance overall performance in devices like computer, smartphone and gaming. तो जितने भी ये devices हैं, हर एक के अंदर आपको एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर मिलेंगे। ओके, गॉट द आइडिया? यस सर। अच्छा, अब ये आ गया RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब ये टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, कि हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। RFID टेक्नोलॉजी यूजेस रेडियो वेव्स, ठीक है, ये रेडियो यूज करती है टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट और पीपल। रेडियो वेव के थ्रू ये ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लेती है, या क्या कहते हैं, डिवाइस को ट्रैक या किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लेती है, पर्सन को ट्रैक कर लेती है। इट इम्पैक्ट डिवाइस डिजाइन बाय एनेबलिंग एप्लीकेशन सच एज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, यानी क्या बोलते हैं वो जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनको हम विदाउट टचिंग द डिवाइस पेमेंट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड ट्रैकिंग सिस्टम इन वेरियस डिवाइस। RFID का बेनिफिट ये है, इसके थ्रू ट्रैकिंग बहुत आसान हो गई। आप अपने इन्वेंट्री यानी जो आइटम्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना, कब वो इन हो रहा है, कब वो आउट हो रहा है, ठीक है, फिजिकली। फिर एक और टेक्नोलॉजी है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC टेक्नोलॉजी इनेबल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट वायरलेसली ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में इसको यूज़ किया जाता है। इट इम्पैक्ट डिवाइसेस डिजाइन बाय फैसिलिटेटिंग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, ये भी उसी तरह RFID की तरह की टेक्नोलॉजी। डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस and simplified pairing of devices, enhancing the convenience and connectivity of smartphone, tablet and wearable devices. तो different devices के through के between आपने डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसमें से एक टेक्नोलॉजी RFID है और एक टेक्नोलॉजी NFC, तो दोनों का अपना अपना एक बेटर यूज है प्रॉपर। तो ये डिवाइसेस के अंदर इसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, QR कोड तो आपने देखा होगा। यस सर। अब इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये बेसिकली ये बार कोड को रिप्लेस किया है। ये बार कोड को ग्रेजुअली रिप्लेस करता जा रहा है। इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस। QR कोड आर टू सर डायमेंशनल। क्वेश्चन है, हाँ बोले। सर बारकोड में ज्यादा स्टोरेज क्यों हो पाता है? आई मीन नहीं, दोबारा बोले आपका। दो टाइप का बारकोड है ना, एक जो स्क्वायर की शक्ल पर है और एक रेक्टेंगल की शक्ल पर है। वो जो रेक्टेंगल वाला है तो ये है ना सर मैं कह QR कोड। हम्म, हाँ सर, लेकिन ये बारकोड में ज्यादा इंफॉर्मेशन क्यों होता है देन क्यूआर कोड से? नहीं नहीं, आप रॉन्ग कह रही हैं। बार कोड में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, QR कोड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। बार कोड में, अच्छा, बार कोड को रीड करना है तो आपके पास बार कोड रीडर होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला क्या है कि आप बार कोड को किसी और डिवाइस से रीड नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव अ बार कोड रीडर। जब QR कोड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसको आप अपने कैमरे से रीड कर सकती हैं, ठीक है। ये जाते हैं ना वहाँ पे डिफरेंट मैकडोनल्ड में जाते हैं, KFC में जाते हैं, बार कोड से स्कैन किया, पेमेंट हो गई।
ठीक है, ऑर्डर भी हो गया, पेमेंट भी हो गई। आप समझ रही हैं? तो ये चीज़ें क्यूआर सॉरी बार कोड से नहीं हो सकती, ये क्यूआर कोड से ही हो सकता है। ठीक है, तो क्यूआर कोड की स्टोरेज ज़्यादा होती है, बार कोड की स्टोरेज बहुत लिमिटेड होती है। ये तो क्यूआर कोड न्यू टेक्नोलॉजी है जो बार कोड को रिप्लेस कर रहे हैं। ये लिखा है ना, दैट कैन बी स्कैन यूजिंग अ स्मार्टफोन। बार कोड को आप स्मार्टफोन से तो स्कैन नहीं कर सकते, और अदर डिवाइसेस। दे इम्पैक्ट डिवाइस डिजाइन बाय प्रोवाइडिंग अ क्विक एंड एफिशिएंट वे टू एक्सेस वेबसाइट एप्स। अब देखें ना, वेबसाइट का एड्रेस बार कोड में नहीं आ सकता, लेकिन क्यूआर कोड में आ सकता है। एप्स एंड प्रमोशन, इन सबको स्टोर किया, इवन इमेजेस स्टोर हो रही हैं, आगे जाके वीडियो भी स्टोर हो जाएंगी क्यूआर कोड के अंदर। एनहेंसिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ स्मार्टफोन एंड अदर स्कैनिंग डिवाइस। इसके अंदर फर्दर इंप्रूवमेंट आ रही है। बार कोड में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, जैसे बना था अभी तक वैसे ही यूज हो। और नॉर्मली उसको उसके अंदर हम प्रोडक्ट कोड और मैन्युफैक्चर कोड स्टोर करते हैं, तो लाइब्रेरी में यूज होता है या सुपर स्टोर में यूज होता है, बहुत कम यूज है। ये क्यूआर कोड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फिर आपकी डिवाइसेस के अंदर कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी होना चाहिए। विदाउट कनेक्टिविटी का मतलब यही है ना कि आप वाईफाई यूज़ कर सकें, ब्लूटूथ यूज़ कर सकें, और सेलुलर नेटवर्क को यूज़ कर सकें। तो अब ये कह रहे हैं कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सेलुलर नेटवर्क इम्पैक्ट डिवाइस डिजाइन बाय एनेबलिंग सीमलेस कम्युनिकेशन यानी विदाउट बैरियर एंड डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस। दे एनहांस कनेक्टिविटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। अगर आपकी डिवाइस में ये कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है तो वो बेकार है, चाहे जो भी उसकी प्राइस है। enabling feature like wireless internet access, file sharing and device synchronization। तो डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल ब्लूटूथ को यूज करते हुए डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों साइड पे सेम डेटा होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं सेम। ठीक है, गॉट द आइडिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये एक नया टॉपिक आ गया, अंडरस्टैंड द टर्म टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल डिवाइस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? Convergence हो या? कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, आइडिया है? कन्वर्जेंस, व्हाट इज मेंट बाय कन्वर्जेंस? दिस वन, इसकी बात कर रहा हूँ। व्हाट इज मेंट बाय कन्वर्जेंस, डू यू नो दैट? No, sir. कन्वर्जेंस कहते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी का एक जगह पे गैदर हो, कंबाइन हो। ठीक है, तो आपके देखें एक मोबाइल के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज हो, तभी आपका मोबाइल इतना यूजफुल हो जाता है। अगर उसमें से कैमरा हटा दिया जाए, अगर उसमें से टच स्क्रीन का ऑप्शन हटा दिया जाए, या ठीक है, या उसमें से कनेक्टिविटी का ऑप्शन हटा दिया जाए, तो आप देखें आपका मोबाइल बेकार हो जाएगा। एक मोबाइल के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी मूव वर्क करी, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। ठीक है, अब Mm. जस्ट आपको एक शो करता हूँ, ये देखिए, एक अब इसमें देखें टेक्नोलॉजिकल मीडिया एंड नेटवर्क कन्वर्जेंस। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी आपस में कंबाइन, मर्ज हो रही। कन्वर्जेंस को आप यूँ समझिए कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ टास्क, टू अचीव अ ऑब्जेक्टिव। क्योंकि एक तो दिया हुआ मीडिया कन्वर्जेंस, कंटेंट इज प्रोवाइडेड इन मैनी फॉर्मेट। अब मीडिया मतलब आपकी जो फाइल है वो जेपीजी हो सकती है, वो बीएमपी हो सकती है, वो वर्ड में जैसे डॉक्स हो सकती है, एक्सेल के अंदर एक्सएलएस होती है। तो ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट है। तो जिस तो आपके कंप्यूटर को, यानी ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करने होंगे, उन्हें ऑपरेशनल करना होगा। न्यूज़ अवेलेबल एज टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट, इन प्रिंट और डिजिटल फॉर्मेट। तो इसलिए कहते हैं न्यूज़ जो है आपको टेक्स्ट की फॉर्म में भी मिलती है, ऑडियो के फॉर्म में मिलती है, वीडियो के फॉर्म में मिलती है, और प्रिंटेड और डिजिटल फॉर्मेट के अंदर भी मिलती है। तो ये इसने मीडिया कन्वर्जेंस की एग्जाम्पल, यानी ये टेक्स्ट है, ये वीडियो है, ये ऑडियो है, ये इमेजेस है, ये सब क्या है, मीडिया कन्वर्जेंस। अब आप ये ओवर इंटरनेट मूव हो रहा है, नेटवर्क कन्वर्जेंस। तो आपका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि सब फाइलें मूव हो जाए। अब नेटवर्क कन्वर्जेंस क्या है? अ नेटवर्क रिसीव्स एंड ट्रांसमिट मैनी फॉर्मेट ऑफ कंटेंट। तो नेटवर्क को जिस तरह का भी डाटा मिलेगा, जिस फॉर्म में मिलेगा, इसको आगे ट्रांसफर कर देगा। फिक्स ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोसेसेस वॉइस, वीडियो एंड डेटा
offering multiple services such as telephony, television and the internet. यानी टेलीफोन फैसिलिटी एक ही जगह पे अवेलेबल होगी। आपको एक ऐसी डिवाइस दे दी जाएगी जिसमें जिससे तो आप टेलीफोन भी कर सकते हैं, टेलीविजन यानी टीवी चल रहे होंगे, टीवी के चैनल चल रहे होंगे और इंटरनेट भी चल रहा होगा। तो आज आप देख लें ना, आपके पास जो टीवी आ रहा है, ठीक है, Yes, sir. उसके अंदर मतलब मल्टीपल चैनल भी चल रहे हैं, इंटरनेट भी चल रहा है, पूरा एक वेब टीवी बना हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू फोन भी कर सकते हैं। अब आगे टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जन। अ डिवाइस परफॉर्म मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड डिलीवर मैनी फॉर्मेट ऑफ कंटेंट। अब यहाँ से डेटा मूव हुआ, इंटरनेट के थ्रू डेटा रिसीव किया, अब आपकी डिवाइस को इन सब डिवाइसेस को चलाना चाहिए। यानी ये ऑडियो आप सुन सकें, ये क्या कहते हैं, वीडियो देख सकें, फाइल को डीकोड कर सकें। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, वेरेबल, आईओटी, आईओटी कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल आईओटी, स्मार्ट सिटी डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने घर की चीज़ें या सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें उनको इसके उसको इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट कर सकें। यानी आप, एक वक्त आएगा, अच्छा। यू आर इन ऑफिस और आप अपने ऑफिस हाँ। से अपने घर की सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करें। मतलब बहुत सारी जगहों पे ये हो चुका है लेकिन अभी इतना कॉमन नहीं हुआ। आईओटी कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग विल बी ऑपरेटेड बाय इंटरनेट। ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये जरा पढ़ें, ये वाली जरा पढ़ें आप, टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस, पहला पैरा। Technology conventions refuses to merge, रेफर 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 refer to merge of different technology and functionalities into single device or platform. It involves in interrogation of various इंटीग्रेशन technology, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन integration of various. वन मिनट, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ज्वाइन होना, मर्ज होना। आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ये वही चीज़ है अभी आपको मैंने बताई थी कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी एक ही डिवाइस पे वर्किंग करेगी। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस, ठीक है। यानी आप मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकती हैं, कंप्यूटिंग यानी प्रोसेसिंग कर सकती हैं, मल्टीमीडिया मतलब आप ऑडियो चला सकती हैं, वीडियो चला सकती हैं, पिक्चर देख वो इमेजेस को शो ऑफ कर सकती हैं। नेटवर्किंग का मतलब है कि आप अपनी डिवाइस के थ्रू इंटरनेट चला सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज समथिंग एल्स, इंटरनेट चलाना समथिंग एल्स, या एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक ही डिवाइस में कर रही हैं और ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है वर्किंग टुगेदर। चलें आप यहाँ से लेकर फिर से पढ़ लें यहाँ पे। Technology conventions refers of the merging of different technologies and functionality into single device or platform. It involves integration of various technologies such as communication, computing, multimedia, and networking into a unfilled device or नो नो नो, system. यूनिफाइड And the यूनिफाइड अनफिल यूनिफाइड। unified device or system in the in context of digital device technology, convergence refers to combining of multiple functions and capability into a single device, leading to increased conveniences, efficiency, and versatility. हाँ देखें कि बीइंग अ यूजर आपको कन्वीनियंस चाहिए, आपको अपनी डिवाइस पे एफिशिएंसी चाहिए और वैरायटी चाहिए, ठीक है ना। अब जो पहले बटन वाला मोबाइल होता था वो इतना इंजॉयफुल नहीं होता, बस वो टेक्स्ट एसएमएस कर दिया और कॉल कर ली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। तो और वेरी लिटिल वो गेम्स होता था। अब आपका स्मार्टफोन पूरा एंटरटेनमेंट का वो बॉक्स है, ठीक है ना। अब आपका कितना टाइम जो है स्मार्टफोन खाया जाता है, क्यों? उसमें यूट्यूब चल रहा है, उसमें आप ब्राउजिंग कर रही हैं, उससे आप बहुत कुछ मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ रही हैं, काइंड ऑफ दैट। तो ये चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। अगर वो यूज़फुल है तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, यानी यूटिलाइज हो रहा है।
अगर वो टाइम प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, तो फिर वेस्ट है। गॉट द आइडिया? अब आप यहाँ से लेकर sir. यहाँ तक इसको गो थ्रू करें क्विकली। For example, smartphones are excellent example of technology convergence. They they interrogate features of mobile phone cameras, media players, GPS navigation device, and internet connectivity into a single device. With a smartphone, user can make a phone call, send a message, caption a photo and video, browse the internet, access social media, play games, and perform various other tasks. The conversion of these technology into one device eliminates the need of multi-separate devices and simplify the user's experience. Okay, any conclusion? No, sir. Now see this one. Now go through this one. Similarly, from here. Yes, that's guy. Just go through this one. Are you listening? Similarly, other digital devices such as smart TV, smartwatch, and home automation system incorporate various technologies and functionalities to provide comprehensive and interconnected user experience. Technology converge. Uh, enables devices to communicate and interact with each other, creating a seamless ecosystem where the data information can be shared and accessed across different devices. Okay. So is it simple or difficult to understand? Any Simple to issue? understand. Now read this one. Go through this one. Technology conversion has transformed the digital landscape, enabling devices to offer enhanced capability to expanding and possibility of how we use and interact with technology. It has blurred lines between different devices, ca- category, and created new opportunities of innovation and conveniences. ये है कैटेगरीज, कैटेगरीज, ठीक है, एंड क्रिएटेड न्यू Mm-hmm. अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली इसमें बताया यही गया है कि टेक्नोलॉजी कन्वर्जन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, यानी डिवाइसेस उतनी ही ज़्यादा यूजफुल होती जा रही है। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक ही डिवाइस में गैदर कर दी जाए, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। गॉट द आइडिया? Yes, sir. अच्छा, अब ये आ गया अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड द नीड फॉर फीचर एंड फंक्शन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। आपको मैंने लास्ट में बताया था एम्बेडेड सिस्टम, याद है? एक जगह पे एम्बेडेड सिस्टम की डिस्क्रिप्शन आई थी। Do you know embedded system? अरे हम कल ही मैंने आपको बताया था। No, sir. एम्बेडेड डिवाइसेस कल आपको Um, मैंने बताया था ना कि ये वो सेटअप होते हैं जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे रख दिए जाए, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एट अ टाइम वर्क टुगेदर और एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करें। और आपको याद है मैंने कल एग्जांपल भी दी थी एम्बेडेड सिस्टम। डू यू रिमेंबर? smartphone. नो, स्मार्टफोन में तो बहुत सारे ऑप्शन। आप स्मार्टफोन मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। ये एम्बेडेड सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सेटअप जो सिर्फ सिंगल टास्क को परफॉर्म करेगा। कल मैंने आपको इसकी बहुत सारी एग्जांपल दी। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन
है आपके पास? No, sir. अच्छा, नहीं आपने सुना तो होगा ना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है, जो खुद ही कपड़े धो देती है, खुद ही उसको ड्राई कर देती है, ऐसा है? Mm. तो वो टास्क जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाना हो, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हार्डवेयर भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो, लेकिन सिंगल पर्पज के लिए हो। जैसे क्या कहते हैं, ओवन। ओवन का जो एम्बेडेड सिस्टम है वो कहीं और काम नहीं करेगा ना, वो सिर्फ ओवन के लिए डिजाइन किया गया। गॉट द आइडिया? Yes, sir. ये देख, ये पढ़े जरा, ये लिखा हुआ है एन एम्बेडेड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहली डिस्क्रिप्शन ये है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन। तो अगर ओवन सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना है तो उसका एम्बेडेड सिस्टम अलग होगा, वो उसी के लिए काम करेगा और किसी पर्पज के लिए काम नहीं करेगा। अगर वॉशिंग मशीन के लिए एम्बेडेड सिस्टम बनाया गया है तो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, किसी और एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म करेगा। द हार्डवेयर इज इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल। यानी हार्डवेयर में क्या क्या आ सकता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ सकती हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल। एम्बेडेड सिस्टम कैन बी बेस्ड ऑन, या तो वो माइक्रो कंट्रोलर से ऑपरेट हो रहा होता है, या फिर वो माइक्रो प्रोसेसर से ऑपरेट हो रहा होता है, या फिर सिस्टम ऑन चिप। 3 कैटेगरी में यानी ये एम्बेडेड सिस्टम आता है। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर क्या है? दिस हैज अ सीपीयू इन एडिशन, दिस हैज अ सीपीयू इन एडिशन टू सम रैम एंड रोम and other peripheral, all embedded onto one single chip. Together they carry out a specific task. तो जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है जिन सिस्टम के अंदर, वहाँ इसको रैम भी प्रोवाइड की जाएगी, रोम भी प्रोवाइड की जाएगी, और इनपुट आउटपुट, पेरिफेरल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनका फंक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो और अगर वो एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, इंटीग्रेटेड सर्किट which only you have a CPU on the chip, यानी चिप के ऊपर ही प्रोसेसर बना दिया जाता है। देयर इज नो रैम, रोम और पेरिफेरल, देयर दिस नीड टू बी एडेड। यानी माइक्रो प्रोसेसर ही सब कुछ देख रहा है, तो वहाँ पे ना रैम होगी ना रोम होगी, ठीक है, और ना ही कोई पेरिफेरल होगा। सिस्टम ऑन चिप्स, अब ये एक और सेटअप है। दिस मे कंटेन अ माइक्रो कंट्रोलर एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। दे ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्लूड CPU, memory, input output ports and secondary storage as a single microchip। ठीक है, यानी सिस्टम ऑन चिप्स में माइक्रो कंट्रोलर भी होगा, रैम भी होगी, सीपीयू भी होगा, हार्ड डिवाइसेस भी होंगी, और इवन सेकेंडरी स्टोरेज भी दी हुई है। इतना डिफरेंस है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा एडवांस है इन टर्म्स ऑफ इससे और इससे। गॉट द आइडिया? Yes, sir. अब ये देखिए, एम्बेडेड सिस्टम को यहाँ पे थोड़ा सा समराइज किया हुआ है। An embedded system will have a specific set of tasks. Specific का मतलब सिंगल टास्क। Summarizes how embedded system work in general. यानी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन एन एम्बेडेड सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया था कि एम्बेडेड सिस्टम वो सेटअप होता है जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक ही जगह पे हाउस हो। यूजर इंटरफेस का मतलब है कि आप कमांड कैसे दे रहे हैं, CLI टाइप करके दे रहे हैं या टच या ग्राफिक बेस पे दे रहे हैं। सम फॉर्म ऑफ आउटपुट, सम फॉर्म ऑफ आउटपुट जो है बेसिकली उसका ऑप्शन भी होता है, और इसके अंदर फीडबैक ऑप्शन भी होता है, एनालॉग और डिजिटल इनपुट का ऑप्शन भी होता है। एनालॉग मैंने आपको बताया था, एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा, लाइक सॉरी इस तरह, ये इसको कहते हैं एनालॉग। और डिजिटल कहते हैं इसको, जिसको सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल दोनों ऑप्शन होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम कैन कंटेन सेंसर, सेंसर भी होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट भी होते हैं, एक्चुएटर और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। Some of the latest embedded systems use very powerful dual and quad CPU and a variety of I/O connection leading to a number of applications.
ठीक है। Hmm. अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब ये देखिए कार दी हुई। इस कार के अंदर बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम काम कर रहे हैं। एक तो ये है एबीएस ब्रेकिंग, एंटी ब्रेक सिस्टम कहते हैं। एबीएस का मतलब होता है एंटी ब्रेक सिस्टम, यानी जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उस ब्रेक को भी कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। Hmm. व्हीकल सिक्योरिटी सिस्टम, इसका अलग से वो बना हुआ है एम्बेडेड सिस्टम। एग्जॉस्ट एमिशन, यहाँ पे इसकी स्पीड को कंट्रोल करे, बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, हीटअप ना हो जाए, क्योंकि अगर आप जो व्हील अगर कहते हैं ना हीटअप हो जाए तो वो उसका टायर फट जाता है। ओके, ये क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैकिंग कंट्रोल हो रही है, उसका एम्बेडेड सिस्टम अलग है। इन कार एंटरटेनमेंट सिस्टम, कार के अंदर इंटरटेनमेंट सिस्टम उसका अपना एम्बेडेड सिस्टम बना हुआ है। जीपीएस भी अलग एम्बेडेड सिस्टम से ऑपरेट हो रहा है। ईयर बैग का अपना एम्बेडेड सिस्टम है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का अपना एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, गॉट द हाँ, आइडिया। yes sir. तो काफ़ी आज के लिए यहाँ तक। Yes sir. इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir.